तो आप ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट होता है, मतलब उसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते हैं, है ना। तो ये एक मैट्रिक्स हुई जिसमें m क्रॉस n अगर हम कह दें तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स में कितनी m रोज हैं और इस मैट्रिक्स में कितने n कॉलम है। सही है ना। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, या इसको एक एरे की तरह कहते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एलिमेंट्स को आप किसमें एलिमेंट्स को आप रो और कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं। तो इस अरेंजमेंट को ये आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये इस अरेंजमेंट की क्या होता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू हो गया, और इस अरेंजमेंट की एक वैल्यू आती है जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन का यूज हो गया। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक अरेंजमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, वही अरेंजमेंट आप ऐसी दो स्क्वायर लाइंस के बीच में लिख देते हैं, या कहीं कहीं इसी अरेंजमेंट को आप मतलब सीधा स्क्वायर लाइन के बीच में लिख देते हैं। समझ में आया ना। और इसको आप ऐसे ब्रैकेट्स के बीच में लिख देते हैं। तो ये जो है, ये जो अरेंजमेंट लिखने का तरीका है, इसके अंदर आप अरेंजमेंट लिखेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, डिटरमिनेंट। जैसे एग्जांपल वाइज अगर आप कहें तो जैसे मैं ये लिखूं 2 3 4 1, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 3 4 1, तो ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू -10 है। ये हो गया डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस हो गया कि व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले गो में हम यही समझ लेते हैं कि कितने टाइप की मैट्रिक्सेस हमें देखने को मिलेंगी और उनका हम क्या क्या यूज करेंगे। इसके बाद हम सीधा डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। ओके, तो अगर हम पहले गो में देखें तो मैट्रिक्स में हमें क्या क्या मिल सकता है। जैसे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखें, मतलब ये बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखें तो अभी हमने कहा कि मैट्रिक्स क्या हुआ, एक अरेंजमेंट हो गया जिसमें एलिमेंट्स किस में लिखे होते हैं, m रोज और n कॉलम में एलिमेंट लिखे होते हैं। सही है ना। m क्रॉस n में एलिमेंट हमने लिख दिए, जहाँ पे ये सारे एलिमेंट में कितनी रोज हो गई, m रोज हो गई, सॉरी n कॉलम हो गए, और उसी में कितनी रोज हो गई, m रोज हो गई। सही है ना। तो इस अरेंजमेंट को हमने मैट्रिक्स कह दिया। तो रो और कॉलम के, अच्छा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है। तो जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी A, ठीक है ना, Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके m तक जाएगी, और j की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक जाएगी। यहाँ जो Aij है वो है एलिमेंट बिलोंग्स ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। मतलब ये एक एलिमेंट है Aij जो ith रो और jth कॉलम को बिलोंग करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप लिखेंगे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसको आप लिख सकते हैं Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यहाँ पे i रो के करस्पॉन्ड आता है तो उसकी वैल्यू 1 से m तक हो जाती है, और j कॉलम के करस्पॉन्ड आता है जिसकी वैल्यू 1 से n तक हो जाती है। तो अगर हम एक जनरल एलिमेंट Aij की बात करें तो Aij कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, ith रो से jth कॉलम के बीच में। ओके,
अब जैसे मैंने एग्जाम्पल वाइज आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3x2, तो यानी कि अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है, इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ शुरू होंगी, 1 से 3 तक, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 से 2 तक। ठीक है ना, हो गया। अब अगर इसी में मैं आपसे कहूँ कि जो ये ए आई जे एलिमेंट है वो आई प्लस जे के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स ए होगी वो क्या होगी भाई, इस मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, 3, और कितने कॉलम होंगे, 2। अगर हम पहला एलिमेंट देखें A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 होगा, जिसकी वैल्यू 1 + 1 2 होगी। फिर अगला एलिमेंट होगा A12, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3। फिर A21, A22, सही है ना, फिर A31 और A32। तो ये वो मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 3x2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बोलिए भाई, यहाँ तक बोली गई बात। यानी ओवरऑल जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ए जो है वो ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हो सकता है। ठीक है ना, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से m के बीच में है, j की वैल्यू 1 से n के बीच में है। ठीक है ना, और इसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट ए आई जे हो वो i और j का फंक्शन हो, मतलब ऐसा हो सकता है, तो आप उस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ए आई जे एलिमेंट आई और जे का फंक्शन हो ही, बट अगर वो आई और जे का फंक्शन है तो उसके हिसाब से आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये तो हो गया मैट्रिक्स की बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, कितने टाइप की मैट्रिक्स आप देखते हैं, सही है ना। तो रो और कॉलम के हिसाब से अगर हम पहले डिवीज़न में लें तो हम ऐसी मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें कि कितने तरीके के हम मैट्रिक्स देख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट कहाँ होंगे, रो में हो जाए। जैसे एलिमेंट का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो एलिमेंट क्या हो, सिर्फ रो में लिखे हो, है ना। तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स क्या होगी, अगर किसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे तो वो होगी ए आई जे, सारे एलिमेंट एक ही रो में आ जाए, तो 1x n, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो, एक ही रो में आ जाए, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस हिसाब से क्या हुई कि सारे एलिमेंट एक ही कॉलम में आ जाए, मतलब ए आई जे ऑफ ऑर्डर m×1 हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो सारे एलिमेंट एक ही रो में हो, दैट इज रो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट एक ही कॉलम में हो, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। सही है। अगर एग्जाम्पल वाइज देखना चाह रहे हो तो रो मैट्रिक्स मतलब 1 1 2 3, ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1x3। अगर इसमें देखना चाह रहे हो कॉलम मैट्रिक्स तो इसी को कॉलम में लिख दो, 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x1। तो रो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट एक ही रो में, कॉलम मैट्रिक्स सारे एलिमेंट एक ही कॉलम में। अच्छा, थर्ड वाली मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे मैट्रिक्स हो जाए आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि एलिमेंट को वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। वर्टिकल फॉर्म, एलिमेंट वर्टिकल फॉर्म में कैसे जाएगी, जैसे आपने एक मैट्रिक्स ली ए आई जे ऑफ ऑर्डर m×n, तो अगर m n से ग्रेटर है तो आपकी मैट्रिक्स वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है ना। यहीं पे चौथी फॉर्मेलिटी आ सकती है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होगी,
A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब जो m है वो n से छोटा हो जाएगा, सही है। और यहीं पे आ सकती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, ऑब्वियसली जिसमें m और j क्या होंगे, m और n क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब ये सारे रिप्रेजेंटेशन वाइज बात चल रही है अभी, कि किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि रो उसमें कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, या किसी क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। जैसे अगर इस मैट्रिक्स में हम एग्जांपल लिखें तो ऑब्वियसली कॉलम ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1 2 3 3 1 4। जैसे देखो 3 क्रॉस 2 की वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। अगर इसी को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दें तो 1 2 3 3 1 4। अब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना है तो उसी हिसाब से लिख दो 1 3 1 1 1 2 2 3 4। ये 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। समझ में आया? तो ये m और n के हिसाब से हमने मैट्रिक्स का कन्वर्जन अभी तक किया है, कि m और n की अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से। समझ में आया? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही रो में सारे एलिमेंट हैं तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट हैं तो कॉलम मैट्रिक्स। रो ज़्यादा है कॉलम से तो वर्टिकल, कॉलम ज़्यादा है रो से तो हॉरिजॉन्टल, और रो और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलिए भाई। इसके बाद एक मैट्रिक्स और स्पेशल टाइप की आएगी, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ गया। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पे ए आई जे एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो, फॉर ऑल आई एन जे, सारे ए आई जे के लिए ए आई जे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसको आप ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओ। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो ओ भी आप लिख सकते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दैट इज ओ। सही है ना? जैसे एग्जांपल वाइज अगर आप लिखना चाहो 0 0 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। इसको स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। बट सारे एलिमेंट मतलब आई और जे की सारी वैल्यूज़ के लिए सारे एलिमेंट किसके बराबर होने चाहिए, जीरो। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ओके, चलिए। अब जो आपने पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली आपने क्या पढ़ा, उसमें रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम अलग से एनालाइज करें जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलें तो ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हो गया, क्योंकि n और n रो और कॉलम तो सेम होंगे। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को डेफिनेशन वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 से लेके A1n, फिर A21 A22 A23 से लेके A2n, ऐसे करते करते AN1 AN2 AN3 से लेके ANn। ये हमने n क्रॉस n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है। अच्छा, ये मैट्रिक्स लिख के जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एलिमेंट डायगोनल में आ रहे हैं इसमें आई और जे सेम है। दिखा क्या? जो एलिमेंट अबव द डायगोनल आ रहे हैं उसमें आई जे से लेस है, और जो एलिमेंट बिलो द डायगोनल आ रहे हैं उसमें आई जे से ग्रेटर है। तो इसका मतलब अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n के लिए, तो अगर ए आई जे हम जनरल एलिमेंट उठाएं, तो अगर एलिमेंट ऑन द डायगोनल है तो हम कहेंगे आई और जे सेम होगा।
मतलब अगर हम डायगनल एलिमेंट की बात करेंगे तो आई और जे को क्या कर देंगे सेम। अगर आई की वैल्यू जे से लेस रहेगी तो एलिमेंट अबव द डायगनल होगा, सही है। और अगर आई की वैल्यू जे से ग्रेटर रहेगी तो एलिमेंट बिलो द डायगनल रहेगा। क्लियर है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट कब ऑन द डायगनल है, कब बिलो द डायगनल है और कब अबव द डायगनल है। तो कई बार आपसे एलिमेंट बिलो द डायगनल, ऑन द डायगनल और अबव बिलो ऑन द डायगनल की बात की जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको उन सारे एलिमेंट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, यहीं पे अगर हम जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर दें, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, जल्दी बताओ। एन स्क्वायर, सही है। टोटल एलिमेंट अबव और बिलो द डायगनल कितने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एलिमेंट्स ऑन द डायगनल कितने होंगे, बोलो। तो आप कहेंगे एन। भाई हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्ड एक एक एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एलिमेंट अबव और बिलो द डायगनल, तो कितने होंगे। एन स्क्वायर माइनस एन। दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अबव और बिलो यस। एक साइड, या तो अबव की बात करें या बिलो की बात करें, तो एलिमेंट कितने आएंगे, एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू। समझ गया कि नहीं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन, भाई मैट्रिक्स के लिए तो ये इनका नाम आपके सामने आ सकता है, जैसे उसमें मैट्रिक्स आ गई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही लग रहा है। अगर हम एक मैट्रिक्स ए आई जे ले लें ऑफ ऑर्डर एम, अच्छा चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है तो एन क्रॉस एन ले, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब जो एलिमेंट ए आई जे हो वो जीरो हो, जब आई और जे बराबर ना हो, है ना, और कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर जब आई जे के बराबर हो, तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में हो, डायगोनल के अलावा एलिमेंट कहीं ना हो। एलिमेंट सिर्फ कहाँ हो भाई, सर डायगोनल पे हो, डायगोनल के अलावा और कहीं एलिमेंट ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, कोई कुछ कह रहा है होंगे। अगर आई जे से बड़ा होगा तो आप क्या होंगे, बिलो द डायगोनल। देखो ना, ए टू वन, ए एन वन, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ए एन टू, ए एन थ्री, तो हर बार आई जे से बड़ा है। और अगर आई जे से छोटा होगा तो आप अबव द डायगोनल होंगे। यहाँ पे कभी भी कोई भी एलिमेंट पिक करोगे तो उसमें आई हमेशा जे से छोटा होगा। क्लियर है भाई। तो ये एलिमेंट लिखने का तरीका हो गया, बस और कुछ नहीं था। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबको समझ में आ गई भाई। मतलब अगर आप ऑन द डायगोनल की बात करें तो आपका एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है। सेकंड इसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड इसी में क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट हो गया। तो अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स ए आई जे लिखी हुई है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो उस मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब एलिमेंट में कंडीशन क्या हो, कि अगर आपका एलिमेंट ऑन द डायगोनल नहीं है तो वो तो जीरो है, बट अगर एलिमेंट ऑन द डायगोनल है तो वो कांस्टेंट है। तो वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक फिक्स एलिमेंट लिखा हुआ है डायगोनल पे। अब वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट कांस्टेंट होगा। मतलब डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते।
जैसे एग्जांपल वाइज अगर मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर है। अब अगर इसी 1 को मैं 11 लिख दूं तो भी कैसा है? स्केलर है, स्केलर। क्योंकि ये एलिमेंट कैसा है, सेम आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। जैसे मैंने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे आ रहे हैं भाई? सर ये जीरो। जो आपने पहले 1 लिखा था तो वो होगा? हाँ वो भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है। सर वो आइडेंटिकल नहीं हो जाएगा? तो वो तो एक अलग डेफिनेशन हो गई ना उसकी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स है, जिसमें स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो जाता है, ठीक है ना? बट है ठीक तो है वो सर। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस सर, यस सर। अब यहीं पे तीसरी बात करते हैं, दैट इज, तो हमने पढ़ लिया स्केलर मैट्रिक्स, हमने पढ़ लिया डायनेट। चलो अब तुमने बात की तो आइडेंटिटी को भी अलग लिख ही लेते हैं। अब अगर हम इसी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे? ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, जहाँ पे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स ही हो गई ना। तो उसमें अब फर्क क्या आएगा? डायगोनल पे जब आप नहीं है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, और जब आप डायगोनल पे हैं तो सारे एलिमेंट किसके बराबर हैं? 1 के। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। जैसे अब I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आइडेंटिटी। अब यहीं I2 लिखा हुआ है तो I2 कितने ऑर्डर की हो गई? 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो अब सोच के बताओ, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा है ना। तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होगी कि नहीं होगी? होगी। यस सर। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होगी कि नहीं होगी? होगी। हर यस सर। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। बट रिवर्स ट्रू नहीं है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर ना, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने एक सीरीज यस सर। पढ़ा। ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि नहीं है? यस सर है। समझ में आया? तो अब जरा मुझे सोच के बताना, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, जहाँ पे ए आई जे को मैं जीरो बोल दूं फॉर ऑल आई एंड जे, सही है? तो ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? या यस। इसी को आप क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। अच्छा, यही मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी सर। यस सर। अच्छा, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं? ये मैट्रिक्स एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अच्छा, इसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं बोल नहीं सकते। सर। नहीं सर। No, sir. तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जीरो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? भाई डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं तो जीरो भी तो हो ही सकते हैं। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर हम सारे एलिमेंट जीरो 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 लिख दें तो भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, है ना? तो जीरो मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। अगर हम जीरो मैट्रिक्स को क्या लिखें, अगर हम जीरो मैट्रिक्स को क्या लिखें, एक स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स लिखें, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर, मतलब बट ये मैट्रिक्स होनी क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, एक चीज सोच के बताओ, जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? जीरो मैट्रिक्स इज True है ऑलवेज सर. फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स है फॉल्स है यार, सर। फॉल्स। अभी तो सर लिखा ना। फॉल्स है फॉल्स सर, है। फॉल्स है क्योंकि m इज इक्वल टू n जरूरी नहीं है जीरो में। जीरो मैट्रिक्स तो कैसे भी लिखी जा सकती है ना, बट अगर जीरो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिखी है तो फिर आप क्या कहेंगे? वो डायगोनल और स्केलर दोनों है।
अगर आपने जीरो ऑर्डर Yes, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है तो वो डायगोनल और स्केलर दोनों हो सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि जीरो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये ट्रू है। समझ गए कि नहीं भाई? क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बात क्लियर हो रही है सबको कि नहीं? अब हम आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। यह भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, मतलब इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, और एक पढ़ते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, और एक पार्ट हम पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। सही है? तो अगर हम कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब अपर साइड में एलिमेंट क्या हो, अपर साइड में एलिमेंट, अच्छा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अपर साइड का मतलब होता है डायगोनल के अपर, मतलब ये वाली साइड अपर साइड होती, ये वाली साइड लोअर साइड होती, ठीक है। डायगोनल के अबव दैट इज अपर, डायगोनल के बिलो दैट इज लोअर, ठीक है ना। तो अगर हमें डायगोनल के ऊपर रहना है तो इसका मतलब आई जे से लेस होना चाहिए, और अगर हमें डायगोनल के नीचे रहना है तो आई जे से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो हम कहेंगे कि अपर साइड में एलिमेंट नॉन जीरो हो सकते हैं, बट लोअर साइड के एलिमेंट हमेशा जीरो होनी चाहिए। मतलब अगर आई जे से ग्रेटर है तो एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे लोअर साइड में, ठीक है। और अगर आई जे से लेस या उसके इक्वल है तो एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो लोअर साइड में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया कि जब आई जे से लेस होगा तो एलिमेंट जीरो होंगे, और जब आई जे से ग्रेटर या उसके बराबर होगा तो एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब एग्जांपल वाइज हमने ये कहा, मेन बात जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर साइड एलिमेंट हो सकते हैं, बट लोअर साइड के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर साइड एलिमेंट हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, बट अपर साइड के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। समझ गए कि नहीं? जैसे अगर एग्जांपल वाइज चलें, यहाँ पे हम लिखें 2 3 1, ठीक है ना, 0 4 2 0 0 3, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? बोलिए। डायगोनल Yes, sir. डायगोनल के अपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। क्लियर है? अच्छा, इसी एग्जांपल को हम ऐसे लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 1 0 4 2 0 0 3, तब भी ये अपर ट्रायंगुलर ही मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट तो जीरो हैं, और डायगोनल के ऊपर के और इंक्लूडिंग डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं? कुछ भी हो सकते हैं, बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो। उसमें कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है भाई? अच्छा, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 0 0 3 सर 4 0 1 2 1। हाँ बोलो बेटा, क्या करें? सर वहां पर आपने आई लेस देन इक्वल्स टू जे लिखा है सर, इक्वल्स टू होता है वहां पे आई और जे? मतलब इक्वल्स टू मतलब
सर जैसे बिलोंग्स टू आर वाली कंडीशन में आपने i इज लेस देन इक्वल्स टू जे लिखा है, लेकिन सर इक्वल्स टू जे तो नहीं होता है ना वहाँ पे। क्यों सर क्यों डायगोनल 0 हो सकता है, डायगोनल के एलिमेंट्स। क्यों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ लोअर साइड के एलिमेंट जीरो होने चाहिए सर्टेनली। डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो सर हो भी सकते नहीं भी, तो सर आपने वहाँ पर इक्वालिटी का साइन कैसे लगा दिया सर? यहाँ पे लगा वो दिया। सर अगर ऊपर लगाया तो नीचे भी लगा दीजिए, नीचे क्यों लगा दे बेटा? नीचे भी जीरो हो सकता है, मतलब क्योंकि अरे यार मैंने ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होती है सोचो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये सर्टेन कंडीशन है बस। बाकी ऊपर के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, बट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सर्टेनली जीरो होने चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं नहीं हो रहे वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तो फिर यहाँ इक्वलिटी क्यों लगा दें? यहाँ इक्वलिटी का मतलब हो गया कि ये वाली कंडीशन भी तो जीरो में इंक्लूड हो गई ना। तो इस तुम्हारे हिसाब से फिर ये एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर का नहीं हुआ अगर यहाँ जीरो इक्वलिटी लग गई तो? सोचो, यस। नहीं समझे? अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न थोड़ी ना है। मेरी बात समझ, जैसे हम इस एलिमेंट को जीरो लिख दें तो भी तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं बस। और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न थोड़ी ना है। बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट सर्टेनली क्या है, जीरो है। जैसे यहाँ पे डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट सर्टेनली जीरो हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न थोड़ी ना है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। याद रखने का तरीका देखो सिंपल सा है, अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए, और अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो डायगोनल के ऊपर जीरो होना चाहिए। ये है कंसर्न, समझे? अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये है सिंपल सा कंसर्न, बस इससे ज़्यादा कंसर्न की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि नहीं भाई? हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट भी जीरो हो जाए तो भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ही कैटेगरी में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? जैसे अगर आप यस मैं सर। एग्जांपल वाइज आपसे पूछूं कि ये कैसी मैट्रिक्स है, 2 0 0 0 3 0 0 0 1, ये कैसी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है? दोनों सर है। वो अपर है, अपर और लोअर दोनों है। हाँ ये दोनों मैट्रिक्स है ना। अब ये क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है बोलो? यस सर। यस सर है। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कैसी हो सकती है? अपर लोअर दोनों। अपर ट्रायंगुलर भी हो सकती है और लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही ना, बोलो यार। अच्छा, हर डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर है, चाहे अपर लिख लो चाहे लोअर लिख लो। बोलो, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यस भी सर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे अपर लिख लो चाहे लोअर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? सर ये बस 3 क्रॉस 3 के लिए है, नहीं मतलब नहीं, उससे कम का तो। किसी भी 2x2 के लिए भी वैलिड हो जाएगा ना। अरे जैसे 2x2 में मान लो हम ये लिख दें 2 0 3 1, ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर? अपर। लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर। लोअर लो लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर है ना, क्योंकि अपर साइड के यस सर। एलिमेंट जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अच्छा सर, एक भी 0, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, एक भी नहीं, अभी तरीका नहीं समझे ना। डायगोनल, सॉरी, डायगोनल ये रहा, ये एलिमेंट क्या हुआ डायगोनल के नीचे, ये एलिमेंट क्या हुआ डायगोनल के ऊपर। तो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो आ रहा है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। अब एक ही है तो क्या करें, वो जीरो आ तो रहा है, अच्छा, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगल, ठीक ये है हुआ सर। देखने का तरीका ना। समझ गया कि नहीं? जैसे अब ये मैट्रिक्स मैं लिखूं 2 - 1 3 0 0 4 0 0 0, कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर? लोअर। लोअर लोअर है। ट्रायंगुलर।
समझ गए कि नहीं भाई? अब जैसे स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर? स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर या सर लोअर? दोनों होती है, दोनों होती है। दोनों। हो सकता है ना, चाहे उसको अपर ट्रायंगुलर लिख लो चाहे लोअर ट्रायंगुलर, दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। सही है ना? अब जैसे मैंने कहा कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन 7x7 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताओ। 21। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन 7x7 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है एकदम। 7 इंटू 7 माइनस 7/2 कर देंगे। हाँ, एक साइड के एलिमेंट निकाल लेंगे। क्योंकि मिनिमम की बात की गई है तो मिनिमम उतने तो जीरो होने ही चाहिए ना। हाँ या ना भाई? उससे ज्यादा तो हम कर ही सकते हैं, बट मिनिमम उतने तो, यानी डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट हमें चाहिए। और वन साइड एलिमेंट कितने होते हैं? ये तो अभी हमने निकाले थे ना, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 7/2। तो आंसर कितना 21। है? 21 एलिमेंट। समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा, यहीं पे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन 7x7 डायगोनल मैट्रिक्स। बताओ, तुरंत आंसर बताओ भाई। 42। कितना आएगा? 28, 49। 49, 42। 42। 42। अच्छा 42 ही होगा। क्योंकि डायगोनल को छोड़ के यस बाकी सर। सारे एलिमेंट निकाल लेंगे, देन आंसर इज 7 स्क्वायर माइनस 7, 42 एलिमेंट। क्योंकि वही सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सोचो जल्दी से। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट तो नॉन जीरो होने चाहिए ना। ठीक है ना? तो दो चीज़ें हम और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम माइनर मैट्रिक्स, और एक हम पढ़ेंगे, पहले तो माइनर मैट्रिक्स ही पढ़ लो। तो माइनर मैट्रिक्स क्या है कि अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ली, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ए ए आई जे ऑफ ऑर्डर n×n, ठीक है ना? तो आपने उसकी एक माइनर मैट्रिक्स बनाई, M I J इज माइनर मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट Aij। मतलब Mij एक माइनर मैट्रिक्स होगी एलिमेंट Aij के करस्पॉन्ड। अच्छा, एलिमेंट Aij क्या होता है? जो ith रो और jth कॉलम पे बिलोंग करता है। समझ में आया? तो इसका मतलब जो अभी आप माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे फॉर एलिमेंट Aij, तो वो कंटेन करेगा ऑल एलिमेंट ऑफ A एक्सेप्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम। समझे मैं क्या बोल गया? मतलब आप Mij एक माइनर मैट्रिक्स बोलोगे, किसके करस्पॉन्ड?
एलिमेंट ए आई जे के करस्पॉन्ड, जो कि कंटेन कर रहा होगा क्या, ऑल एलिमेंट को, किसके, ए के, बट क्या कंटेन नहीं कर रहा होगा, जो एलिमेंट आईएथ रो और जेथ कॉलम में बिलोंग कर रहे होंगे वो कंटेन नहीं कर रहा होगा। समझ गया कि नहीं माइनर मैट्रिक्स का मतलब? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखी 2 3 1 1 1 3 3 1 2, ठीक। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब मैं माइनर मैट्रिक्स M21 लिखना चाह रहा हूँ, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, बोलो? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये 1। होगा। तो इसके करस्पॉन्ड जो रो और कॉलम आएंगे उसके एलिमेंट छोड़ दो, और बाकी सारे एलिमेंट कंटेन करते हुए यहाँ एलिमेंट लिख दो। तो 3 1 1 2 ये माइनर मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? तो M12 को अगर हम लिखेंगे तो ये माइनर मैट्रिक्स आएगी कि नहीं? बोलिए, समझ गए कि नहीं? यहीं पे सपोज आपको लिखना हो M32, तो इस ये माइनर मैट्रिक्स क्या होगी, बोलो? अब आप क्या करोगे, थर्ड रो, सही है, और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो, तो बाकी एलिमेंट क्या बचे, उनको लिख लो। तो ये माइनर मैट्रिक्स हो गया। बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir. तो किसी भी एलिमेंट ए आई जे के करस्पॉन्ड आप उसकी माइनर मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसकी माइनर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n-1, -1 क्रॉस -1। क्योंकि एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट सारे छोड़ देंगे आप, बाकी बचे हुए रो और कॉलम के एलिमेंट आप लिख देंगे। तो जो रो और कॉलम के एलिमेंट आप छोड़ेंगे उसके अलावा बाकी एलिमेंट लेके आप अपना आंसर लिख देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई माइनर मैट्रिक्स का मतलब? गुड। अब इसी में अगला आता है कोफैक्टर, सही है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स स्क्वायर लिखूं ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक, तो इसका कोफैक्टर सी आई जे फॉर एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे। मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अगर किसी भी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर लिखना है तो पहले उसकी माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसको -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर। तो आपको उस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा भाई, कोफैक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे अगर मैं इसी मैट्रिक्स ए की बात करूं एग्जांपल वाइज, 2 3 1 1 3 3 1 2 आप ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और मैं आपसे C21 पूछूं तो वो -1 की पावर 2 + 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ M21 आएगा। तो ये तो माइनस आ गया, और यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 6 - 1, तो क्या ये वैल्यू -5 आ जाएगी? यहीं पे मैं आपसे C32 पूछता तो -1 की पावर 3 + 2 आ गया, और M32 का डिटर्मिनेंट आ गया, तो क्या ये -M32 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 - 1, तो फिर से वैल्यू -5 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ है ना, जवाब दो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो आप उसी का माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे और उसी का डिटर्मिनेंट लेके -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी उसे ही आप कोफैक्टर कह देंगे। तो क्या माइनर मैट्रिक्स होता है और क्या कोफैक्टर होता है, बात समझ में आ गई? बाकी इसके क्वेश्चन और इसकी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। अभी के लिए आप समझ गए ना व्हाट इज कोफैक्टर एंड व्हाट इज माइनर? बोलिए, व्हाट इज कोफैक्टर एंड व्हाट इज माइनर, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ? Yes, sir. अब किसी भी मैट्रिक्स का, अब बात आती है किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, सही है ना? अब हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स कितने तरीके के हैं, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो पहली चीज, किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट तभी निकाल पाएंगे जब वो स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि कॉलम और रो जब तक सेम नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो जो वैल्यू जनरेट होती है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सही है ना? मतलब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, दी वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई एडिंग दी एलिमेंट ऑफ एनी रो प्लस कॉलम after multiplying them with corresponding cofactor, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। समझ में आया? मतलब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या कह देंगे, डिटर्मिनेंट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू जनरेट होती है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। समझ गए कि नहीं भाई? तो डिटर्मिनेंट अगर आपको कहीं किसी उसका निकालना है तो सबसे पहले आप को फैक्टर निकालिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, और उसको उसी के रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है। जो आप डिटरमिनेंट जल्दी से निकालते आ रहे हैं ना, जैसे आपको ये निकालना होता है 2 3 1 1 1 3 3 1 2, याद है? आप इसको पहली रो पे ओपन कर देते हैं। अगर आप पहली रो पे ओपन करते हैं तो एलिमेंट 2 लिखते हैं, इसके बाद आप लिखते थे ना 1 3 1 2, फिर यहाँ पर एक माइनस साइन लगा के 3 लिखते थे 1 3 3 2, फिर आप यहाँ प्लस साइन लगा के 1 लिखते थे और फिर लिखते थे 1 3 1 1। याद आया कि नहीं आपको? तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2, ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना, ये को फैक्टर, ये वो है क्या, ये बोलिए, दिस इज माइनर मैट्रिक्स ऑफ एम। भाई आपने पहला एलिमेंट A11 लिया ना, तो उसको उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड C11। समझ गए? अच्छा, इसके बाद आपने अगला एलिमेंट लिया 3, तो उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये वाला को फैक्टर हो गया। बोलो भाई। ऐसे आपने अगला एलिमेंट लिया 1 और उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं ये पूरी कहानी? यस सर। यहाँ पे जब को फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, ये माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स। जब इसका माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यही काम आप करते आ रहे हैं। सही है ना? तो उसी में आपने वो चीज़ सोची ना कि 1 + 1 1 + 2 1 + 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो साइन कन्वेंशन बनता है डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए, वो आई प्लस जे की वजह से ही आ जाता है ना। आप समझ गए कि नहीं साइन कन्वेंशन क्यों आता है? अगर आप इस रो पे ओपन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर आप इस कॉलम पे ओपन करते हैं तो माइनस प्लस माइनस साइन कन्वेंशन लिख देते हैं, और फिर वही सारे एलिमेंट लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस तो सर, सर ऐसे थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। तो ऐसे ही आप ये डिटर्मिनेंट निकालते आ रहे होंगे अभी तक। समझ में आया? तो बेसिकली उसके पीछे की कहानी ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करते हैं, तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते हैं, तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ गए कि नहीं भाई? तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकल रहा होता है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो बैकग्राउंड की थ्योरी हो गई कि ऐसे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि कई बार क्वेश्चन में मान लो A11 C11 A12 C13
A13 C13 आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? बोलिए। यस सर। गुड। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है इसकी बात तो हमने कर ली। तो अब जैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है भाई? बोलो। चलिए। यस सर। तब ये इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी इसमें कराने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है ना। ठीक है ना? ये चलो अच्छा एग्जाम्पल करके बता ही दो। इसका डिटर्मिनेंट बताओ। 3 1 -1 2 -1 3 3 1 2। जल्दी बताओ व्हाट इज डिटर्मिनेंट। अच्छा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे ओपन करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा डिटर्मिनेंट